नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी विथ इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ये दूसरा नंबर टेस्ट चल रहा है। डिस्टेस के द्वारा जो दूसरा टेस्ट पिछले संडे को कंडक्ट कराया गया था, उसके हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के हमें 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संप्रभु ग्रीन बॉन्ड, जिसे हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। और दूसरा कहता है कि यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा क्लू देखें तो केवल ज़्यादातर जो केवल वाले सेंटेंस होते हैं, जो कथन होते हैं, वो मोस्टली जो है गलत ही मिलते हैं। 90% आप इसको गलत मान के चल सकते हैं। तो अगर हम पहला गलत मानते हैं, दूसरा सही मानते हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। और जैसा कि हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही ही है, मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि संप्रभु ग्रीन बॉन्ड यानी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं, ये कंपनियों के द्वारा देशों और बहुपक्षीय संगठन, जो मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से पर्यावरणीय जो जलवायु से संबंधित जो लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाएं होती हैं, उनको वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, इन बॉन्ड के माध्यम से पहली बात, बॉन्ड तो वे एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा जो है पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उन पैसों को जो है किसी विशेष ज़रूरतों को जो हमें पूर्ण करना होता है, उन पर पैसे हम लगाते हैं। ठीक है, और उनके बदले में उनको भुगतान प्रदान किया जाता है। तो पहला हमारा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि केवल कंपनियों के द्वारा ही नहीं, ये देशों, बहुपक्षीय संगठन जो होते हैं, उनके द्वारा भी जो है परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, और जो आखिरी वाला जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये कहता है कि स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय बाजार के विकास का समर्थन करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो दूसरा भी कथन हमारा सही हो जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट, ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, उसके बाद जो है पेमेंट इंटरफेस को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। क्योंकि स्विफ्ट जो है ये एक तरीके की सर्विस प्रदान करता है, मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने वाला एक तरीके का जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म, पहली बात तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला कथन कहता है कि यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है। दूसरा कहता है कि स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। और तीसरा कथन कहता है कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला तो जो है ये G10 देशों के द्वारा केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये पहला कथन सत्य है। दूसरा लिखा है कि स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि ये एक मैसेजिंग प्रणाली प्रोवाइड कराता है। जो भी हम ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हुए जो भी हम पेमेंट करते हैं, उनमें जो है मैसेजिंग प्रणाली को, मैसेजिंग सिस्टम को ये हैंडल करता है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। और इसमें लिखा है कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है, ये हमारा कथन गलत है। अगर तीसरा गलत होता है और हमें बताना है कि तीसरा ही गलत है और पहला दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्विफ्ट जो है वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक विनिमय के बारे में सूचना के आदान प्रदान करने के लिए एक प्रकार का सुरक्षित मंच है। इसकी स्थापना जो है 1973 में बेल्जियम में की गई थी और बेल्जियम में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो G10 देशों के बारे में चर्चा की गई है, G10 देशों के केंद्रीय बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक जो है, नेशनल बैंक जो होते हैं, अब नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा यह जो है नियंत्रित है स्विफ्ट। ठीक है,
स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट है, वो कोड है मैंने बता ही दिया था। और जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये चीन के युआन के उपयोग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र सीमित होते हैं। और दूसरा है भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात का बल बढ़ता है। पहला तो देखिए सही है, हमने ज्योग्राफी की अगर थोड़ी बहुत भी हमने स्टडी की होगी तो हम पहले कथन को सही मार्क कर पाएंगे आसानी से। और दूसरा इसका कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात का बल बढ़ता है, जबकि ये घटता है, क्योंकि चक्रवात जो होता है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये जो है जल वाटर सरफेस पे ही बहुत तेज़ी से बनते हैं, और जैसे ही लैंड फॉर्म यानी जैसे ही हम भूभाग पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की इंटेंसिटी जो होती है, जो तीव्रता होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसलिए ये बढ़ने के बजाय घटता है। तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है और पहला सत्य हो जाता है, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध दोष सिद्धि व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। और दूसरा कथन कहता है राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। दूसरा कथन तो सही है, क्योंकि मृत्युदंड देने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, तो दूसरा तो सही है। अब पहला कथन जो है गलत है। अगर पहला कथन गलत होता है तो हमारा दूसरा सही होता है, और दूसरा सही होते ही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल 161 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी राज्य की किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसके प्रविलंबन करना, विराम देना यानी परिहार करने की, अथवा दंडादेश में निलंबन करना, परिहार यानी लघुकरण की शक्ति सौंपी गई है आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, ये क्षमादान की शक्ति नहीं है। और जबकि दूसरा है राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। यहाँ तक कि यदि किसी राज्य विधि में मृत्युदंड का प्रावधान है तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, क्षमादान नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भू आकृतियाँ हैं। पहला है जलोढ़ पंख, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है नदी रोधिकाएँ, चौथा है घाटियाँ और पांचवा है जलगर्तिका। और हमें बताता है कि निक्षेपण मतलब डिपॉजिट, जहाँ पे जो है नदियों के द्वारा लाए गए जो भी रेजिड्यू होते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कंक्रीट होता है, उनको ला करके इकट्ठा किया जाता है, नहीं जमा किया जाता है, उसे ही निक्षेपण। और उनके द्वारा जो निर्मित भू आकृतियाँ, हमें इनमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सी आकृतियाँ हैं जो है निक्षेपण के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो जलोढ़ पंख तो ठीक है, डेल्टा भी ठीक है, और नदी रोधिकाएँ भी ठीक है। घाटियाँ नहीं हो सकता, घाटियों में तो जमा नहीं होता है, बल्कि जो है कटाव होता है, यानी बहाव बहुत ज़्यादा होता है, इससे जो है चीज़ें इकट्ठा ना होकर के और भी ज़्यादा उनका क्षरण होता है। ठीक है। और जलगर्तिका में भी यही होता है, इनमें क्षरण होता है, न कि निक्षेपण होता है। तो अगर हमारा पहला दूसरा तीसरा सही होता है तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, ये जो पांचों ऑप्शन दिए गए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। जलोढ़ पंख के बारे में थोड़ा जानते हैं। जलोढ़ पंख जो होता है ये तब बनते हैं जब ऊंचे स्थलों से बहने वाली धाराएं निम्न प्रवणता वाले मैदानों में पहुंचकर विभिन्न भागों में फैल जाती हैं। इस तरह की धाराएं जो है अपने प्रवाह के दौरान लाए गए पदार्थों को निचले मैदानों में निम्न से उच्च शंकु के आकार के रूप में निक्षेपित कर देती हैं। डेल्टा तो सभी लोगों को पता है। डेल्टा जो है समुद्र के किनारे बनते हैं। नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को समुद्र के किनारे फैला देती है, और अगर यह निक्षेप
यानी इकट्ठा किया हुआ समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जाता है तो यह तट के साथ ही संघ के रूप में फैल जाता है। जिस प्रकार अपरदन से ये घाटियाँ बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ का मैदान विकसित हो जाता है और बाढ़ का मैदान नदी के निक्षेपण से निर्मित प्रमुख स्थलाकृति है। ठीक है। और नदी रोधिकाएँ जो है, नदी रोधिकाएँ वही होती हैं, यानी विसर्पी रोधिकाएँ भी बोला जाता है। बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई जो है और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। घाटियाँ और जलगर्तिका अपरदनकारी हैं, भू आकृतियाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लवड़ी मृदा में नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी होती है। और दूसरा कथन कहता है कि पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो लवड़ी मृदा में जो है, जो साल्टी मृदा होती है, उसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, ये बात तो सही है। और पीट मृदा जो होती है, इसमें भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी होती है। तो दूसरा कथन भी सही है। तो यानी हमारा कोई भी कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। जो साल्टी मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। ये मृदा जो है पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तटीय डेल्टा, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन वाले इलाकों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वनस्पति की अच्छी खासी वृद्धि होती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ जो है एकत्र हो जाते हैं और इससे मृदा को एक समृद्ध ह्यूमस और जैविक सामग्री मिलती है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है 40 से 50% तक हो सकते हैं। पीट मृदा जो होती है आमतौर पर एक गहरे और काले रंग की होती है। कई स्थानों पर यह क्षारीय भी होती है। यह बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। और हमें बताना है कि इनमें से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है। विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य की जो है शाखा है, जिसमें रामानुजाचार्य ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो इसी से हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, श्री रामानुजाचार्य। ओके, तो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ये ग्लो ग्लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कहता है कि परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरों को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है। और दूसरा कहता है कि ग्लो ग्लिटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच एक तरह की परियोजना है। ग्लो ग्लिटर जो है ये परियोजना, पहला कथन तो सही है, ये समुद्री कचरों को जो है रोकने और विकासशील देशों की सहायता करने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली परियोजना है। तो पहला कथन तो सही हो जाता है। दूसरा कथन जो लिखा गया है, ये ग्लो ग्लिटर पार्टनरशिप नॉर्वे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO और FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IMO प्लस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक तरीके की परियोजना है। ठीक है, तो हमारा इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन गलत होता है तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और दूसरा है वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहली बात तो हमारा वायुमंडल का जो विस्तार है वो 1000 किलोमीटर ना होकर के 1600 किलोमीटर
1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये गलत हो जाता है। और वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये भी गलत है। अगर ये गलत होता है, ये गलत होता है, तो हमारा डी जो है सही हो जाएगा। नहीं, हाँ, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। हाँ, तो डी हो जाएगा, मतलब हमारे दोनों के दोनों कथन गलत हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से निर्मित है, और जो इसमें जो है 99% स्वच्छ वायु निर्मित होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा जो है इसमें होती है 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो ठीक है, हम चलते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम MECR के अंतर्गत शामिल है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और वासेनार एग्रीमेंट। चारों के चारों जो है MECR यानी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था से के अंतर्गत शामिल हैं। तो हमारा डी हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जो है NSG को छोड़ करके बाकी तीनों ग्रुपों यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR और वासेनार एग्रीमेंट, इन तीनों का जो है सदस्य देश है, उनमें जो है शामिल है। ठीक है, 21वां कथन क्वेश्चन कहता है कि ड्राट यानी सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में एक प्रमुख कारक है, सूखा एक प्रमुख कारक है। दूसरा कथन कहता है कि वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। और तीसरा कथन कहता है कि सूखा प्रौढ़ जिले भारत की कृषि योग्य भूमि के 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला कथन छोड़ करके दूसरा तीसरा जो कथन है ये पूरी तरह से तथ्यात्मक है। अगर हम इसको पता है तभी हम इसको करें, वरना इसको जो है इस पर जो है रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम इन क्वेश्चन को देखें तो हमारा पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो हमारे तीनों कथन सही हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय हैं। शनि के बारे में तो हम सभी को पता है कि इसके चारों ओर वलय है, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इन तीनों के चारों ओर जो है वलय की संरचना मौजूद है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। यानी एक तरह का फैक्चुअल कथन है, एक तरीके का जो तथ्यात्मक प्रश्न है, तो इसको हम याद रखें तो बेहतर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है निष्क्रिय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। और सक्रिय सैटेलाइट यानी एक्टिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी की ऊर्जा संचालित करता है और लौटते सिग्नल की माप करता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। अगर हमने इसके बारे में पढ़ाई की होगी तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि जो है इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों कथनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, अदला बदली कर दी गई है। अगर हम इसके सेंटेंस को दूसरे में और दूसरे को पहले में कर दें तो हमारा दोनों कथन सत्य हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा पहला कथन दूसरा कथन भी गलत होता है, तो हमारा 23 का डी हो जाएगा। ठीक है। ट्वेंटी फोर कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कहता है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल की विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। दूसरा ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। पहला कथन भी सही है, दूसरा भी कथन सही है, तो हमारा पहला दूसरा सही होता है, तो हमारा सी इज राइट आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन के संदर्भ में हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में अगर थोड़ा बहुत
हम जो है जानकारी के बारे में पता करें तो इसके ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने जान लिया। इसका उत्पादन जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत प्रवाहित करके जो है यानी विद्युत अपघटन करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जो होती है यह कोयले का उपयोग करके उत्पादित की जाती है, जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। और एक होती है ग्रे हाइड्रोजन। यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। और एक होती है ब्लू हाइड्रोजन। यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर को और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। इसे लो कार्बन ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने, इमारतों को गर्म करने, कारों, ट्रेनों, ट्रकों इत्यादि यातायात के संसाधनों को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ये सही है। दूसरा कथन कहता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, ये भी बात सही है। पहला दूसरा अगर सही होता है तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकते ही मकर रेखा सूर्य की सीधी किरणें जो है पड़ती हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को प्रकाश मिलता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के दिनों की अवधि लंबी और रातों की अवधि छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है।